नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तूफान। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरिता गांव की एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम खूबसूरती को वैसे तो शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, पर यह समझ लीजिए कि सरिता को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उसी पर छाई हुई है। अल्लड़ मस्त सरिता पूरे गांव में घूमती फिरती, कभी गन्ना चूसते हुए तो कभी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर सरिता किसी को घास नहीं डालती थी। गांव के सरपंच के बेटे की शादी का मौका था। सरपंच के घर खूब रौनक थी। दूर दराज के गांवों से भी ढेरों मेहमान आए थे। सरिता के पिता लक्ष्मण सिंह और सरपंच में गहरी दोस्ती थी, सो सरिता का पूरा परिवार उस शादी में घराती के रोल में बिजी था। कई सारे इंतजाम लक्ष्मण सिंह के ही जिम्मे थे। सरिता की माँ पार्वती घर के कामों को निपटाने में सरपंच की पत्नी का हाथ बटा रही थी। सरिता के लिए तो यह शादी जैसे कोई त्योहार, कोई उत्सव जैसी थी। नए नए कपड़े पहनना, सजना संवरना और नाच गाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। अरे ओ सरिता, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है, पार्वती ने कहा। अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। सरिता खिलखिलाते हुए बोली। देख तो ताड़ जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी पत्थर। पार्वती गुस्सा दिखाते हुए बोली। अम्मा तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूँगी कोई काम धाम। सरिता ने तपाक से जवाब दिया। तेरे मुंह में गुड़ की डेली मेरी लाड़ो, तेरी खातिर ऐसी ही ससुराल देखेंगे। बीच में सरिता के पिता लक्ष्मण सिंह बोले। यह लो, शेर को सवा शेर, समझाने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओ सरिता के बापू, क्यों इतना सिर चढ़ा रहे हो? लड़की जात है, 2-4 गुण सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे। सरिता की माँ तुनक्कर बोली। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? जब ब्याह हो जाएगा तो सब अपने आप सीख जाएगी। लक्ष्मण सिंह ने कहा। बापू यह देखो, यह घाघरा और चोली सिलवाई है अम्मा की बनारसी साड़ी से, कैसी है बापू? सरिता ने पिता से पूछा। बहुत बढ़िया है मेरी लाड़ो, एकदम रानी लगती है, रानी। लक्ष्मण सिंह खुश होते हुए बोले। सरिता लहंगा चोली को अपने तन से लगाकर हिल हिल कर खुद को निहार रही थी। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। सरिता के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। सरिता सज सवा कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई सरिता को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर सरिता शर्मा गई। शर्म के मारे उसके गाल गुलाबी हो गए। दूसरे गांव के सरपंच भी वहां आए हुए थे। सीमन गांव के सरपंच और उनका बेटा नीरज भी इस शादी में आए थे। नीरज माँ का जवान था, गठा हुआ शरीर और रौबदार चेहरा, मोहरा, झबरीली मूछें और गुलाबी होंठ। सरिता और नीरज ने एक साथ एक दूसरे को देखा। नीरज से नजरें मिलते ही सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और नीरज तो बस एकटक सरिता को देखे ही जा रहा था, मानो उसकी आंखें सरिता के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हों। चलो चलो जल्दी करो, वर निकासी का समय हो गया, किसी ने कहा। सरिता और नीरज की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन सरिता और नीरज तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। सरिता,
किसी ने धीरे से सरिता को पुकारा। सरिता ने देखा कि एक कोने में नीरज खड़ा था। उसने सरिता को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ। सरिता का दिल जोर से धड़क रहा था, पर नीरज से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नजरें बचाकर सरिता घर के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां नीरज बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। सरिता, नीरज ने सरिता के कान में कहा। सरिता का पूरा शरीर सिहर गया, मानो नीरज की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, नीरज ने सरिता से कहा। यह सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने पलकें उठाकर नीरज को देखा। अरे पगली, रोती क्यों हो? अब मैं तुम्हें ब्याहकर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, नीरज ने सरिता के आंसू पोंछते हुए कहा। सरिता थर थर कांप रही थी। नीरज ने उसका माथा चूम लिया। सरिता को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वह लता की तरह नीरज से लिपट गई। नीरज उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। सरिता सुध-बुध खो बैठी थी और नीरज बेताब था। उसकी अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां जिन्हें अब सरिता समेट रही थी। सरिता, मैं जल्दी ही आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, नीरज बोला। सरिता शांत थी। उसे कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं मिला। नीरज फुर्ती से कोठरी से बाहर निकल गया। सरिता पिघली जा रही थी। नीरज के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी सरिता कोठरी से बाहर निकली। नीरज अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। सरिता नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है वह कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मदमस्त लहराती चंचल सरिता एकाएक शांत और गंभीर हो गई थी। रात दिन आहट रहती कि अब नीरज आए या उसकी कोई खबर ही आ जाए। कई महीने बीत गए पर नीरज नहीं आया। पार्वती और लक्ष्मण सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि खिली खिली सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही है। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती सरिता हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अम्मा बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे सरिता को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान सरिता के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। सरिता डूबने लगी। उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। एकाएक हाथ पैर मारती सरिता के हाथ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा आ गया। सरिता उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने, डूबने और मौत का सामना कर लौटी सरिता के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफदेह मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच सकती है। बस उसने कुछ सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ी और उनसे एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। अब सरिता ने तय किया कि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होगा। वह इस नाव से सबको पार लगाएगी और डूबतों के प्राण बचाएगी। सरिता अब नाव वाली सरिता कहलाने लगी। गरीब ज़रूरतमंदों को नदी पार कराने वाली सरिता, डूबतों की जान बचाने वाली सरिता। अम्मा बापू की उसके आगे एक न चली। सरिता ने शादी करने से साफ मना कर दिया। कह दिया कि ब्याह की बात की तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। अम्मा बापू ने हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली सरिता नहीं बदली।
वह डटी रही नदी किनारे, पार करवाती रही नदी। न जाने कितनी जानें बचाई उसकी नाव ने। इस बार बारिश बहुत हुई। कई गांव के खेत खलिहान, घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गई। सरिता के गांव में भी बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन सरिता औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं, बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर उनकी देखरेख करती रही। बाढ़ का पानी अब उतार पर था। सरिता अपनी नाव के साथ नदी किनारे बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। सरिता ने लपक कर अपनी नाव उस तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था, घबराकर हाथ पैर मार रहा था। सरिता ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उसकी पीठ दबाकर पानी निकाला। क्यों कूदे? सरिता ने औंधे पड़े उस नौजवान से पूछा। मेरा तो सब कुछ लुट गया है, खेत खलिहान, घर जायदाद सब बर्बाद हो गया और परिवार भी सब बह गए। अब मैं जीकर भी क्या करूँगा? क्यों बचाया तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे हुए ही जवाब दिया। तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। एक तूफान से क्या घबराना, हिम्मत करो और फिर जीना शुरू करो। हो सकता है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, सरिता ने कहा। इतना सुनकर वह नौजवान पलटा। सरिता का मुंह खुला का खुला रह गया। नीरज? सरिता बुदबुदाई। सरिता? नीरज सरिता को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सज़ा मुझे मिली है, नीरज रोते हुए बोला। सरिता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सरिता, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? नीरज ने सरिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सरिता अवाक थी। उसने नीरज पर एक तीक्ष्ण निगाह डाली और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया, इससे तुम्हारे तन मन का मैल धुल गया है, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन नहीं है। आओ तुम्हें नदी किनारे लगा दूं, क्योंकि बीच मझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। नीरज को नदी किनारे पार उतार कर सरिता की नाव चल पड़ी। नीरज देखता रहा दूर तक, उथली लहरों पर सरिता को चप्पू चलाते हुए। नदी की कलकल से मानो यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलकर मैं खारी हो जाऊंगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।